सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी अप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में मैं एनसीईआरटी के बुक से बहुत उसके हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बना रही हूँ और इसमें सारे इंटरनेट क्वेश्चन लेती हूँ और इतना ही नहीं, उसके पूरे में डिटेल्स देती हूँ। वैसे मैं और भी वीडियो बनाती हूँ जिसमें क्विज सेशन होता है, जिसमें फटाफट कुछ सेकंड 5 सेकंड के अंदर देने पड़ते हैं। और ये सीटेट स्पेशल है। सीटेट में खास करके एनसीईआरटी के बुक का स्टडी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैंने इसमें क्या किए हैं कि सारे एनसीईआरटी के बुक से इस पूरे क्वेश्चन के आंसर उसके डिटेल्स कवर करती हूँ। तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई किया तो उसी तरह मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी पहली बार में ही सफलता प्राप्त करें। इसके लिए कोई कठिन नहीं है, बस आपको अपनी समझदारी और विवेक से काम लेना होगा। कोई बहुत भारी बात नहीं है। आप बस एक चीज़ को ध्यान दीजिए फ्रेंड कि मैं एग्जामिनेशन के दौरान जिन जिन बारीकियों पर ध्यान रखती थी, जिन जिन बातों पे अमल की हूँ, एग्जामिनेशन के दौरान किस तरह से हमें एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर से निपटने चाहिए, उन सब बातों को मैं बताती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड आप इन बातों पर ध्यान दीजिए और फिर कल ये ना कहना फ्रेंड कि मैंने आपके वीडियोस देखे फिर मेरे नहीं निकले। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होंगे। जो क्वेश्चन है हूबहू वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए मेरी बात पर प्लीज़ गौर करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं जो क्वेश्चन दिखाती हूँ स्क्रीन पर सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरी बातों को भी ध्यान से सुने। मेरे वीडियोज़ को 1, 2, 3 बार ज़रूर देखें और इसे खास करके मेरी बातों को सुनेंगे तो यकीन जानिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको मेरी कही हुई बातें याद आ जाएंगी और आपका आंसर सही पर ही टिक होगा। इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी और आपको इसकी जानकारी होगी। तो आप इन बातों पर, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन मेरी वीडियोज में मान लीजिए 10, 12, 13 क्वेश्चन है या 20 होते हैं या 70 या जो भी अधिक जो वीडियो में जैसे भी क्वेश्चन देते हो तो वो तो जरूरी नहीं है कि आ जाए। कुछ आ सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते, लेकिन मेरी सुनी हुई बातों में भी कई क्वेश्चन रहते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चन मैं बताती हूँ। एक एक वीडियो में जब मैं इंटरनल क्वेश्चन के आंसर बताने जाती हूँ, उसके डिटेल्स बताती हूँ, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन जुटे रहते हैं। इसी तरह से मैं हर एक वीडियो में करती हूँ। तो ठीक है, अभी जैसे मैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बता रही हूँ और उसके बारे में आप ध्यान से इसे सुनेंगे तो इसमें कई क्वेश्चन शामिल है। ये देखिए पृथ्वी के परिमंडल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इमेज के द्वारा आपको पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को यहाँ दिखाने की कोशिश की हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये पृथ्वी के हमारे प्रमुख परिमंडल है। तो ये वायुमंडल है। ये देखिए यहाँ पर ये वायुमंडल है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। और ये देखिए ये हमारा जलमंडल है। जलमंडल को हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और ये देखिए हमारा तीसरा प्रमुख परिमंडल स्थल मंडल है। स्थल मंडल को हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। और ये देखिए ये जो तीनों का भाग मिल करके इसमें शामिल हो जाती है तीनों, इसे हम लोग जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं, जिसे हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा सभी के बारे में डिटेल्स बता दूं कि जो वायुमंडल है उसके बारे में मैं बता दूं कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के मतलब चारों तरफ एक वायु की पतली परत होती है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और यही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में चलते हैं। वायुमंडल हो गए और उसके बाद जलमंडल। जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जल के एक क्षेत्र को हम लोग जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों में नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि सभी आते हैं। और उसके बाद ये है जलमंडल के बाद हो गए, ये देखिए जलमंडल के बाद आ गए स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत जो होती है उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल में कौन कौन सी चीज़ आती है ये जानना जरूरी है। तो उसमें चट्टानों एवं खनिजों से यह बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ
वाले धरातल होते हैं। और इतना ही नहीं, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतहों पर भी पाई जाती है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जैव मंडल के बारे में हम लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए जैव मंडल, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। ये पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये जो 4 बातें थी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में थी, उनके बारे में मैंने जानकारी दी। और ये जो जैव मंडल है इसके बारे में मैं परिमंडल के बारे में बता दूं, इसकी उत्पत्ति कैसे, मतलब किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। ये देखिए जो ग्रीक भाषा में है, लोथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प और हाइड्रोस का अर्थ होता है जल, वायोस का अर्थ है जीवन। इसे भी आप जोड़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। लोयास का अर्थ है पत्थर यानी स्थल मंडल से आ रहे, एटमॉस का मतलब होता है वाष्प यानी जल मंडल आ गए, हाइड्रोस का मतलब होता है जल यानी जल मंडल आ गए, और बायोस का अर्थ होता है जीवन यानी ये सभी को मिलाकर के जीव मंडल। बायोस का अर्थ है जीवन। तो ये थे हमारे परिमंडल के कुछ जो शब्द है उसके अर्थ थे। तो अगला हमारा क्वेश्चन शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन, जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये देखिए जल मंडल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसे बताएं। 5 सेकंड के टाइम मैं दे रही हूँ, उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगी भी और उसके बारे में डिटेल्स भी समझाऊंगी भी। तो इसके सही जवाब हैं उपरोक्त सभी। देखिए इसके बारे में बता दूं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं, जैसे जल, बर्फ एवं जलवाष्प, ये तीनों शामिल। ये जो तीनों शामिल होते हैं उसे वाटर सर्किल कहते हैं। ये वाटर साइकिल इन अवस्थाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल आते हैं या शामिल हैं। तो जैव बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए इसके बारे में मैंने बताया था। सही जवाब डी, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी के ये 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, ये ऊंचा पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना है। बड़ा, ऊंचा, ये सब पर बहुत ध्यान देना रहता है। सत्य असत्य, जैसा कि मैं अक्सर आप लोग को कहती रहती हूँ कि इस पर थोड़ी सी ध्यान ना देने पर हमारा 1 नंबर चला जाता है और थोड़े से ध्यान देने पर, इसे फोकस करने पर हमारा 1 नंबर हमें पूरे मिल जाते हैं। तो इस पर ध्यान देना है। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आंसर आप लोगों ने अभी क्लिक कर लिया होगा अपने कॉपी पर। तो मैं इसके सही आंसर बता दूं। इसके सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये जो है ये स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, और दूसरा जो है K2 है, और तीसरा कंचनजंगा है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस पर ध्यान देना। भी ऊंचा की बात थी, यहाँ गहरा की बात हो रही है। गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। ये देखिए विश्व का गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। ये सही जवाब है प्रशांत महासागर, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि विश्व का सबसे जो गहरा है भाग होता है वह प्रशांत महासागर का मेरिना गर्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है। ये देखिए सही क्रम कौन सा है। इसके सही जवाब है सी। इसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार क्रम के अनुसार, तो सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये इसके सही क्रम है। तो सी इसके सही आंसर हुए।
नेक्स्ट हमारा है एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। ये देखिए सही इसके जवाब हैं सी 1 और 2। ये देखिए ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है। इसके बारे में बता दूं कि यूरोप और एशिया एक ही भाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो सिर्फ यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते। यह व्यवहारिक रूप से यूरोप और मानचित्र को यूरोप और एशिया के 2 अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ये चीज़ भी देखिए क्वेश्चन बन रही है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उससे कई क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं, तो यूरेशिया कहते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक को देखेंगे उसमें मानचित्र पर बहुत अच्छे से मैप में इसे बताए हुए हैं, तो आप उसे देखेंगे। ऐसे मैं दिखाने का कोशिश करती हूँ आपको। ये देखिए मैंने दिखाने का कोशिश किया है। ये देखिए यूराल पर्वत यहाँ पर है। ये एशिया और यूरोप को इसे अलग करती है और इसे ही हम लोग कहते हैं एशिया यूरेशिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है। ये देखिए एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम बताइए। 5 सेकंड के टाइम में कोशिश कीजिए। सेज नहर, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं आपको बोल दूं कि यह जो नहर है इसे फ्रांसीसी इंजीनियर ने फेर्डिनेंड डी लासेप के द्वारा बनवाया गया था और यह मिस्र के सिलाई प्रायद्वीप में बनाई गई सेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों की आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई थी। ये देखिए मैं आपको सेज नहर दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए इसमें, ये देखिए जो अफ्रीका है इसे ये सेज नहर है ये इसे कनेक्ट करती है। तो ये सेज नहर की जानकारी थी कुछ। देखिए फ्रेंड्स ये ही है सेज नहर। ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन देखिए 1 2 3 ये कथन है। कथन पर विचार करना है। इन कथनों पर विचार करना, पॉज कर कर आप इसे थोड़ा टाइम ले सकते हैं। 5 सेकंड के आंसर इसका आंसर देना होता है। ये देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें जो कथन है इसमें महाद्वीप ये जो है 1 और 2 और ये 1 और 3 ये दोनों गलत है और उपयुक्त सभी भी इसलिए नहीं होंगे, तो बी इसके सही हैं क्योंकि इस महाद्वीप के पूर्व में अंटार्कटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर तथा रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों से गुजरती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त तीनों से गुजरती है। ये देखिए इसका सही जवाब है अफ्रीका। आपको मैं इसमें मैप में ये दिखा दे सकती हूँ कि ये किस तरह से ये तीनों रेखा इसमें गुजरते। पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूँ कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन इसलिए ये देखिए मैं कहती हूँ कि मेरी सुनिए क्योंकि मेरी बातों में भी ये क्वेश्चन है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप आ गया, तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये देखिए मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये इमेज है। ये देखिए यहाँ कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखा किस तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं अफ्रीका को किस तरह से ये तीनों रेखा गुजर रही है। इसलिए यह क्वेश्चन कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त तीनों होकर गुजरती है, तो इसमें अफ्रीका होंगे। ये इसका
सही जवाब है। और यहाँ आपको ये देखने से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगी, तो आपको याद भी रहेगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, हर एक बात का ध्यान रखती हूँ कि किस तरह के मैं साधन अपनाऊं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, आप रटंत विद्या से दूर हटकर समझकर सीख कर उसे जाने, ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको हर एक बात याद रहे। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को किस देश में मिलते हैं? ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? किस देश में मिलते हैं? आंसर बताइए। इसका सही जवाब है पनामा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है उत्तरी अमेरिका और तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? इसका सही जवाब है, ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं ना कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से जो घिरा है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से मैंने जो बोले उसमें भी 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसे समझने की ज़रूरत है। ये है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से सत्य? देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर, ये ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का ये है कि आप बिना मैप्स के उसे समझना बहुत कठिन होता है। तो आप प्लीज़ जब मैं ये वीडियो देखें और ज्योग्राफी को पढ़ें तो मैप्स से, बुक से उसे मैप्स को भी देखें। वैसे मैं जहाँ समझती हूँ अधिक आवश्यक है, वहाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इमेजेस के द्वारा उसे आपको बता सकूँ। तो यहाँ क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है? तो मेरे कहे अनुसार क्या है, जब सत्य असत्य इस टाइप के बातों फोकस करने हो तो इसे आपको सर्किल बना लेनी है, ताकि आप इस बात पे पूरी तरह फोकस करें और आपको गलत होने की, क्वेश्चन के आंसर न की संभावना बिल्कुल हो जाए, और आप भूले से भी, गलती से भी गलती ना हो आपसे। तो यहाँ सत्य है, पर जब आप फोकस करेंगे, सर्किल बना देंगे, तो आपसे ये गलती नहीं होगी। तो अब आपको देखना है कि सत्य पूछ रहा है, तो अब इन कथनों को पढ़िए। 1, 2, 3 ये तीनों कथन है, और इसे पढ़िए। और इसके सही जवाब मैं बता दूँ आपको, सी है। ये देखिए, ये देखिए, इसके सही जवाब सी। एक ये जो है ये भी कथन सत्य है, और जो है 3 ये भी कथन सत्य है। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स आपको बता दूं कि जो अंटार्कटिक का एक बहुत बड़ा महाद्वीप है यह, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र भी यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। बहुत अच्छी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैंने जो बोले उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड, बार बार मैं कहती हूँ कि सीटेट स्पेशल में मैं काफ़ी इंटरनेट क्वेश्चन लाती हूँ और उसकी बहुत डिटेल्स बताने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी बातों को भी ध्यान से सुने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आकार के आधार पर, ये देखिए, इसका सही जवाब है डी। तो आप सोचेंगे डी है, डी किस प्रकार है? तो मैं इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के आंसर फुल डिटेल्स के साथ बता रही हूँ। विशाल जलाशय से जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से इनके क्रम है, पहले प्रशांत महासागर आते हैं, दूसरे में अंटार्कटिक महासागर आते हैं, तीसरे पर हिंद महासागर आते हैं,
चौथे पे दक्षिण महासागर सागर है, और अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के विस्तार को दक्षिणी। दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? देखिए यहाँ कथन है 1 2 3, ये तीनों कथन को आप ध्यान से देखिए और इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि किस महासागर से संबंधित है पूछ रहा है। तो इसके सही जवाब आप देखिए कौन से होंगे। दिए गए कथन जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, ये इसके करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि ये जो है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी का भाग मरीना गर्त से संबंधित है। अगर फ्रेंड्स अभी आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो इसके आंसर जरूर आपने सही बताए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोताश्रय एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर है दिए गए कथन में कारणों पर विचार करना है। ये देखिए यहाँ कारण एवं कारणों पर विचार कीजिए और यहाँ कथन पर भी ध्यान देना। यहाँ कारण और कथन ये दोनों बातों पर आपको विचार करनी है। तो कथन कह रहा है अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रय एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है, और कारण कह रहा है अंटार्कटिका महासागर की तट रेखा सीधे एक और चौड़े हैं। तो इन दोनों पर कथन और कारण पर विचार कीजिए। ये देखिए यहाँ कथन और कारण पर विचार करनी है। इसका सही जवाब बताइए। इसके सही जवाब देखिए सही है सी, कथन सही एवं कारण गलत है। ये देखिए कथन सही एवं कारण गलत है। ये क्यों गलत है और क्यों सही है ये भी मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है, पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अंटार्कटिका महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित कटी फटी होती है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति होती है। तो मैंने यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन बताए हैं, जैसे दंतुरित क्या है, तो खटी फटी को दंतुरित कहते हैं। दंतुरित तट रेखा पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श कहाँ की स्थिति होती है, तो दंतुरित रेखा की होती है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिका महासागर। तो इस तरह से मैंने कई यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कमेंट्स करके फिर प्लीज़ बताइएगा कि किन किन लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए ये सही जवाब इसका मैं बता दूं अटलांटिक महासागर। ये देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा, व्यापार की दृष्टि से यह विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों को सही सुलिमित कीजिए। यहाँ देखिए सही सुलिमित करना है, सही सुलिमित कीजिए। गलत सुमित सही क्रम में नहीं हो, कौन से सही नहीं है, तो ये सब पर ध्यान देने वाली बात होती है। इसे सुलिमित कीजिए। आपको समय चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है ABCD के रूप में, और यहाँ पर यह युग्म है, तो इसे आप मिलाइए। इसके सही जवाब हैं ये देखिए B। ये देखिए इसे सुलिमित आप कीजिए। पहले इसका नियम है कि आप इसे सुलिमित कर लीजिए और उसके बाद इसके जो आंसर मिलते हैं उसे आप क्लिक कर लीजिए, अपने कॉपी पे टिक कर लीजिए। ऐसे मैं इसके बारे में बता दूं तो आप स्वयं समझ जाएंगे। ये देखिए जो प्रशांत महासागर है लगभग वृत्ताकार है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अंटार्कटिका महासागर अंग्रेजी के एस आकार से का है। जो ऑस्ट्रेलिया महासागर है मैप पे आप देखेंगे तो ये इस आकार की आकृति बनाते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त पर स्थित है और यह उत्तर ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है। तो इस तरह से ये सभी इसके बारे में ये मिल रहे हैं, ये जिन जिन में मिल रहे हैं इसे आपको मिलानी है। ये देखिए इस तरह से इसे प्रशांत महासागर है तो ये वृत्ताकार है, ये मैंने आपको बताया। तो अमेरिका के चारों ओर ये देखिए कि ये है फैले हैं, ये जो अमेरिका है इसके चारों ओर स्थित है। तो उत्तर दक्षिण के हैं तो ये हो गए इसके,
और फिर भारत के नाम पर कौन है, तो ये हिंद महासागर है, तो भारत के नाम पर है। तो यहाँ पर और जो अंटार्कटिका महासागर है, आर्कटिक महासागर है, यह उत्तर ध्रुव के ये पर है, चारों ओर फैले हैं, तो ये इसके ये हो गए। इस तरह से इसके ऑप्शंस मिलाने पर सही हो आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में मध्य किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? तो ये वायुमंडल में मध्य मंडल के बारे में, तो थोड़ा मैं इसके बारे में पहले आप इसके आंसर बताइए, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से जानकारी दे दूंगी। ये देखिए इसका सही जवाब, चलिए आप लोगों ने अभी तक टिक कर लिया होगा, मैं लगा दूँ समताप मंडल एवं आयन मंडल। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि वायुमंडल के उन घटकों का तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों में पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिमंडल कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं तथा हमारी सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी यह हमें बचाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की परतें हैं ये। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की परतों को कई भागों में बांटे गए हैं। यह पृथ्वी की सतह से शुरू होती है। ये देखिए, ये पृथ्वी की सतह, ये देखिए वायुमंडल की, ये देखिए वायुमंडल की परतें। यहाँ वायुमंडल की ये पहली परत में आते हैं क्षोभ मंडल, ये देखिए क्षोभ मंडल है। दूसरे में है, ये देखिए ये क्षोभ मंडल की जो ये सीमा है इतनी है, ये देखिए इतनी, ऐसे 10 पॉइंट ये में है। ये क्षोभ मंडल है, ये पृथ्वी की सतह पर, यहीं पर ये माउंट एवरेस्ट है। ये देखिए क्षोभ मंडल में ये आते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं माउंट एवरेस्ट किस मंडल में आते हैं, तो क्षोभ मंडल में आ रहे हैं। और ये देखिए सेकेंड में आ गए क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। ये देखिए समताप मंडल, ये देखिए समताप मंडल, ये वायुमंडल की परतें की दूसरी स्टेज है। और यहाँ पर ये देखिए हवाई जहाज के लिए ये सर्वोच्च अच्छे आदर्श काल माने जाते हैं। और यहाँ पर ये समताप मंडल में ही ओजोन पाए जाते हैं। ये समताप मंडल की ये सीमा, मतलब इसकी ऊंचाई 50 से 40 के अंदर के बीच की होती है। और इसके बाद है 45 मैंने 45 के ये में आ जाएगी। और उसके बाद है ये देखिए मध्य मंडल। ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए मध्य मंडल की ओर, ये हमारा मध्य मंडल आ गया। ये इतना, ये 82, 83, ये 90 से 80 के बीच में आती है। हाँ 82, 83 के बीच में चली जाएगी, ये देखिए। और ये देखिए वहाँ पर है, इसकी ये मध्य सीमा यहाँ तक आती है ये। और उसके बाद ये है वायुमंडल, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए यहाँ ये है। और मध्य मंडल के ऊपर है, ये देखिए मध्य मंडल के ऊपर में है ब्रह्मंडल। ये देखिए ब्रह्मंडल, ये 104 के करीब में यहाँ आ जाएंगे। और उसके ऊपर है बहिमंडल। तो ये देखिए जो है वास्तव में ये पृथ्वी में रेडियो प्रसारण के द्वारा पृथ्वी को परिवर्तित करती है। ये स्टेज है ये वायुमंडल का। और बहिमंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे, ये देखिए ये जो है ये सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे निचली परत हो गई ये देखिए क्षोभ मंडल, और ये सबसे ऊपरी परत हो गई वायुमंडल की वहिमंडल। तो ये सब फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे निचली परत कौन है वायुमंडल की, तो क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी परत कौन है, तो बहिमंडल। तो बहिमंडल कैसी होती है, तो बहिमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और यह वायु की पतली परत होती है। यहाँ गैस हल्की जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में ये देखिए यहाँ तैरती है। ये कुछ जानकारी थी। और मैं यह भी बता दूं कि जो वायुमंडल है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार मैं बता दूं, जहाँ तक सवाल है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की मात्रा होती है 1%। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता
आती रहती है। वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ही तापमान हम लोग कहते हैं। तो ये थे कुछ वायुमंडल की परतों के बारे में जानकारियाँ। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ कथन पर विचार करना, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ये देखिए यहाँ विचार करना है। और सेकेंड, ये दोनों कथन है, इस पर विचार कीजिए। और इसका ये देखिए इसका सही जवाब है 1 और ये 2 दोनों। इसके बारे में कुछ आपको बता दूं कि वायुमंडल में जो है ये परतों के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। और कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है तथा यहाँ पौधे के लिए पृथ्वी में आवश्यक होती है। इसलिए ये दोनों, ये 1 और 2 दोनों सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस यही कहूँगी फ्रेंड्स कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर लेकर आऊँगी। ओके, बाय।